नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 17th ऑफ अप्रैल 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मेंस के लिए एक क्वेश्चन को क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मैप ऑफ द डे और एक इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ द डे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग देखेंगे। कुछ MCQs भी हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करेंगे और पूरा PDF आप लोग व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17th ऑफ अप्रैल, इस डे का क्या इम्पोर्टेंस है इसके साथ। तो 17th ऑफ अप्रैल जो है, इसको हम लोग यहाँ पे कोमेमोरेट करते हैं या फिर मार्क करते हैं एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे का क्या मतलब हुआ, देखिए वैसे जो एक इंसान हेल्दी रहता है, जिसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, तो उसके केस में, हमारे केस में क्या होता है, ब्लड जो है, कभी शरीर से कोई खून निकले, कट जाए हाथ वगैरह, तो फिर क्या होता है, वो अपने आप से एक लेयर जम के वो आपका क्लॉट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर इंसान जो है इस तरीके से इतना आसान है? नहीं। कुछ यहाँ पे रेयर एक डिजीज़ है, एक रेयर डिजीज़ है, मतलब क्या, इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कॉमनली क्या होता है, ब्लड कभी अगर ब्लड आए काट के तो फिर क्या होता है, वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, चाहे यहाँ पे आपको शरीर के ऊपर दिखे कि कटा है तब क्लॉट हुआ, चाहे इंटरनल ब्लीडिंग हो, दोनों ही केस में क्या है, ये आपका बहुत ज़रूरी एक फैक्टर होता है कि अगर ब्लड कहीं से आपका कट के बाहर निकला है तो उस केस में वो क्लॉट हो जाए। बट इन अ रेयर डिजीज नोन एज हेमोफीलिया, ये जो ब्लड का एबिलिटी होता है क्लॉट करने का, ये नहीं होता है। सो पीपल हु सफ़र फ्रॉम द रेयर डिजीज हेमोफीलिया, दे हैव इनएबिलिटी टू ब्लड क्लॉट प्रॉपरली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहाँ पे खून बहता रहेगा, बहुत सारा क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। और बहुत सारे ब्लीडिंग के वजह से हो सकता है शरीर में खून की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर हो सकता है वो फेटल हो जाए, हो सकता है इंसान के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, और यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी इसलिए आपका जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या है, इसके अवेयरनेस के लिए और ऐसे ही ब्लीडिंग रिलेटेड डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हेमोफीलिया डे को हम लोग 17th ऑफ अप्रैल में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस साल का थीम क्या है, एसेस फॉर ऑल। एसेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। तो यहाँ पे किस तरीके से PPP मतलब पार्टनरशिप, पॉलिसी और प्रोग्रेस, इस पर्टिकुलर केस में इकोनॉमी के केस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। तो कैसे यहाँ पे एक गवर्नमेंट पॉलिसी लाया जा सकता है इस तरीके के इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे 17th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मार्क किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पे। आज के यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो एलिफेंट डे से रिलेटेड लिया है। सेव द एलिफेंट डे 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे रिसेंटली आप लोग को पता होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, शी केम टू काजीरंगा नेशनल पार्क एंड इनॉग्रेटेड द गज उत्सव, है कि नहीं, गज उत्सव यहाँ पे इनॉग्रेट किया। वाई? 30 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, 30 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। साथ ही साथ असम के अंदर जो है, कर्नाटका के बाद सेकेंड नंबर पे एलिफेंट का पॉपुलेशन है। तो जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ग्लोबली 16th ऑफ अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। So 16th of each year globally we celebrate the Save the Elephant Day। साथ ही साथ हमने देखा है कि जेस्टेशन पीरियड बेबी को, जो यहाँ पे एक मदर एलिफेंट पेट में रखती है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, दैट इज योर अप टू 22 months 22 months मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल एक बेबी एलिफेंट जो है अपने माँ के पेट में रहता है, माँ के कोख में रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव।
और कोई भी अगर एलिफेंट हो या फिर कोई भी अगर एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जंगल से आपका कम हो जाए तो फिर उससे जो है पूरे एनवायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ एक कहानी है, आप कहिए कि मैथोलॉजी है, जो मैंने कहीं सुना था कि जंगल में पानी कहाँ खोदने से निकलेगा, पानी कहाँ पाया जाएगा, वो एलिफेंट को पता रहता है और वो अपने दांत को वहाँ पे मार के जो है पानी वहाँ से शुरू करता है। तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। सो द थीम फॉर सेव द अर्थ, सेव द एलिफेंट डे 2023 माइट बी सेलिब्रेटेड अराउंड, और ये जो थीम है, सो व्हाट इज़ द थीम फॉर सेव द एलिफेंट Day 2023? The theme is safeguarding elephant habitats for a sustainable tomorrow. किसी भी अगर एनिमल को बचाना है तो उसके हैबिटेट को बचाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पीसीज़ को बचाना है तो उसके हैबिटेट को साथ साथ बचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉइंट चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो या फिर किसी भी एनिमल कंजर्वेशन के केस में यहाँ पे लिखा जा सकता है कि उसके हैबिटेट के साथ ही उसको प्रोटेक्ट करना आपका हमेशा बेटर रहता है। तो अगर हमें एलिफेंट को बचाना है तो उसके हैबिटेट को भी बचाना होगा। इससे क्या रहेगा, जो मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो भी अपने आप से रिड्यूस हो जाएंगे। एंड इन मैनी सोसाइटीज देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैन विथ नेचर एंड नॉट मैन वर्सेस नेचर. ओके, so here are some highlights, you can go through this. I just wanted to note once again that Assam is in the second number in terms of population of elephant in India. Okay, now let us come to the question number 2, which is recently Narendra Modi has inaugurated a methanol plant in which state? तो recently आप लोग को पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड असम. यहाँ पे बिहू को लेके जो है एक आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया गया, क्योंकि 11,000 परफॉर्मर्स ने एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे बिहू यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए जो है परफॉर्म किया. दूसरा चीज़ गामोसा, आज यहाँ पे गामोसा पे भी हमने क्वेश्चन रखा है, स्लाइड भी ऐड किया है, तो GI टैग यहाँ पे मिला है. और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, एम्स का इनॉग्रेशन असम में हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम गुवाहाटी में, और मिथेनॉल प्लांट जो है वो भी असम में डिब्रूगढ़ में फॉर द फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन हुआ है. तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहाँ पे लॉन्च किया है अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि नामरूप डिब्रूगढ़ के अंदर लॉन्च किया है. ठीक है. Who is going to construct this? Going to be constructed by Assam Petrochemicals Limited. APL इसको कंस्ट्रक्ट करने जा रही है with 1,709 crore. ओके, इसके साथ साथ दिगारू से लामदिंग और गौरीपुर से अभयापुरी एक नए रेलवे स्टेशन, नए रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च आउट किए जा रहे हैं. और पुराने प्रोजेक्ट्स में जो आपका न्यू बोंगाईगांव से धुपधौरा तक का आपका लोकेशन है, वहाँ तक आपका क्या होने जा रहा है, जो रेलवे लाइन है वो डबल होने जा रहा है, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे होने जा रहा है. ओके, सो दिस इज टू बी नोटेड. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक और फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू ब्रिज भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है. नेक्स्ट लेट अस कम टू द मैप ऑफ द डे. टुडे वी कैन सी द मुडुमलाई टाइगर रिजर्व. एज यू कैन सी यहाँ पे ट्राई जंक्शन स्टेट जो है, हम लोग को यहाँ पे ट्राई जंक्शन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. वी हैव केरला ऑन वन साइड, सो नेक्स्ट एज वी कैन सी दिस इज द मुडुमलाई टाइगर रिजर्व. तो आज मैप ऑफ द डे में हम लोग देखने जा रहे हैं मुडुमलाई टाइगर रिजर्व. अब देखिए मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है. ये आपका वैसे तो तमिलनाडु में लोकेटेड है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ये आपका ट्राई जंक्शन वाले रीजन में लोकेटेड है, मतलब इधर तमिलनाडु, यहाँ पे आपका केरला और यहाँ पे कर्नाटका. तो जो ट्राई जंक्शन वाला जगह है वो पूरा जगह आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है. इसमें आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है. और साथ ही साथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, हमने पास्ट क्लासेस में भी देखे थे,
और बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है वो भी आपका इस ट्राई जंक्शन में आता है एंड दे आर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. Also the term Mudumalai, the name Mudumalai means आपका the ancient hill range. क्यों? क्योंकि जब आपका वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तभी कहते हैं कि आपका ये हिल तभी से आपका एग्जिस्ट करता है. सो इट इज एज ओल्ड एज दैट, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एंशियंट हिल रेंज. ओके. नेक्स्ट लेट अस कम टू द मेंस क्वेश्चन. तो आज जो मेंस क्वेश्चन हमने लिया है वो एक करंट न्यूज़ के संदर्भ में लिया है, जो कि आपका ये है कि देखिए आप लोग को पता होगा कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशंस जो है ना, वो किस वैसे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन किस लिए दिया गया है? फॉर रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट देयर इज योर, because we have the article 16 of the constitution, तो रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि historically there has been your various aspects, right? तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं. क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिलहाल. whether National Commission for Scheduled Castes can enforce the implementation of constitutional reservation for the scheduled castes in the religious minority institutions. तो ये GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू SC एंड ST से ये आपका है क्वेश्चन. तो आपको ये बताना है कि क्या जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस और नो? यस. तो क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनफोर्स कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के तहत क्या लागू कर सकती है इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस? क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू कर सकती है? ये रहा क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि क्या अगर किसी SC ने कन्वर्ट किया है सिखिज़म में या फिर कन्वर्ट किया है बुद्धिज़्म में, तब तो आपको क्या मिलता है? तब तो आपको तभी रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि लॉ के तहत जो द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इज देयर उसमें आते हैं. लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में, तो क्या तब रिजर्वेशन आपका एक्सटेंड होगा या फिर तब क्या डिबेट है? ये पूरा हम आज के इस सेशन में ही आगे चल के देखेंगे. ओके. अब नेक्स्ट हम आते हैं आज 17 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का ये रहा स्नैपशॉट, जिसमें से हम लोग G7 कमिट्स टू क्विट फॉसिल फ्यूल फास्टर. G7 जो यहाँ पे हुआ था जापान के अंदर, वैसे तो आपका G7 अभी होना है, G7 मीट, लेकिन उसके पहले जो एक और मीट अभी जापान के अंदर हुआ उसमें ये निकल के आया कि हम पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को क्विट करना चाहते हैं और बहुत ही जल्द इसको हम करना चाहते हैं. तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके. इसके अलावा बाकी चीज़ें अभी आपका न्यूज़ में जो चल रहा है वो हो सकता है अभी आने वाले समय में उस पर और हम लोग को जो है क्वेश्चन फ्रेम हो तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दिस. G7 मिनिस्टर्स commit to work for carbon free electricity by 2023. क्या करना चाह रहे? कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लेके आना चाह रहे. कब तक लेके आना चाह रहे हैं? 2023 तक ही यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे रिसेंटली एक आपका मीट और कॉन्फ्रेंस एक आपका हुआ था जापान के अंदर, सपोरो में एक आपका कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ था और उसमें ये सभी चीज़ें निकल के आया. तो हम क्यों इसमें हैं? क्या हम G7 का मेंबर है? वैसे तो हम G7 का मेंबर नहीं है. वहाँ पे वर्ल्ड के 10% पॉपुलेशन जो कि 60% ऑफ इकोनॉमी पे होल्ड रखते हैं वो लोग वहाँ मेंबर है. अभी डिस्कस करते हैं. इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन जो आपका हमको वहाँ पे बुलाया गया एज अ गेस्ट क्योंकि हम लोग इस बार G20 होस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए. ठीक है. तो हु आर दीज 10% contributing to 60% of the world economy? They are US, UK, Canada, France, Germany, Italy and Japan. Okay. तो इसमें कनाडा जो है वो बाद में ऐड हुए. तो ओरिजिनली यहाँ पे ये 6 लोग थे. तो US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान. देखिए यहाँ पे जो 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सपोरो जापान में हुआ था अहेड ऑफ द G7 समिट. G7 समिट आपका मई में होगा. ठीक है. हिरोशिमा में होगा, जापान में ही मई में होगा. हिरोशिमा नागासाकी याद है जहाँ पे एटम बम आपका गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय. तो वहीं पे आपका
G7 समिट आपका होगा, लेकिन अभी उससे पहले एक और कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ उसमें ये सभी चीज़ें लास्ट डे में निकल के आया कि क्या करना है, हमें लेके आना है कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035। एक चीज़ इससे पहले एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि बाय 2030 मैनी कंट्रीज दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बी नॉन एमिटर्स, और यहाँ पे कोई एमिशन नहीं करेंगे वो लोग, CO2 का एमिशन से यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कार्बन नेगेटिव नहीं बनेंगे, एटलीस्ट ये चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों ने दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द न्यूज़। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर 1 कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे, कब तक लेके आएंगे, 2035 तक लेके आएंगे। नंबर 2 काफ़ी तेज़ी से एक्सिलरेट करेंगे द प्रोसेस टू फेज आउट ऑफ कोल, मतलब कोल से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इस प्रोसेस को काफ़ी जल्दी हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसके रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड कर सकते हैं। नंबर 3 हमको जो बुलाया गया था ना एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द समिट। ओके, नेक्स्ट इज योर agreed, the G7 members, they agreed accelerating solar and wind energy investment to produce 1000 gigawatt by 2030 from solar power projects and 150 gigawatt of wind power from offshore platforms। अगर आपको ये एक्सीलरेट करना है, फेज आउट करना चाहते हैं आप कोयले को नहीं यूज़ करना चाहते, कोल की जगह पे क्या यूज़ करना चाह रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, और इनको कैसे यूज़ करेंगे, कितना जनरेट करना चाह रहे हैं, 1000 गीगावाट जनरेट करना चाह रहे हैं बाई 2030, और 150 गीगावाट ऑफ विंड पावर जनरेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे IPCC, व्हाट इज IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, that repeat the need to ensure the global temperatures not increase more than 1.5 degree Celsius of pre-industrial level by the end of the century। by the end of this particular century हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जितना था उससे 1.5 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज बिल्कुल नहीं करना है, और देखिए 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1.5 इज द गोल दैट हैज़ बीन सेट, और बिल्कुल नहीं जाना है वो आपका 2 डिग्री पे सेट किया गया है। आप क्या ये सोचेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है? एक बंद गाड़ी के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज, 2 डिग्री टेम्परेचर राइज, या फिर ग्लोबल लेवल पे ग्लेशियर्स के लिए इवन 1 डिग्री टेम्परेचर राइज इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट which is capable of melting the glaciers and the ice caps। okay, coming back to the question, schedule caste reservation for Dalit converts, this is the news जिसके रिगार्डिंग हमने उस क्वेश्चन को आज यहाँ पे लिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि ये इशू अभी भी न्यूज़ में, करंटली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो करंटली कौन सा टॉपिक है न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड बना हुआ, तो करंटली सबसे ज़्यादा आपका बना हुआ है कि शेड्यूल कास्ट जिन्होंने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन किन के लिए है, वैसे तो दलित शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, लेकिन जो कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे रिलीजन में फ्रॉम हिंदुइज्म टू फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म और टू से फॉर एग्जांपल सिखिज़्म, उस केस में तो रिजर्वेशन यहाँ पे है। लेकिन ये पूछा गया है या फिर ये अभी आपका चल रहा है इन लाइमलाइट कि क्रिश्चियन और इस्लाम के केस में ये आपका एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो इसके पहलू क्या है, मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसके दोनों पहलू बता रही हूँ कि जो लोग इसमें आपका फॉर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो अगेंस्ट कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी अगेंस्ट कह रही है तो वो क्या कह रही है। ठीक है, ये हम डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से हेडलाइंस आपका न्यूज़ में भी आपके फिलहाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रिजर्वेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यस, सो इट इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल इक्वालिटी, ये सोशल इक्वालिटी लाने के लिए है समाज में। तो इसके पीछे आप जो ये कुछ डिबेट्स ऐसा सुनते हैं ना कि इतने पैसे है या फिर ये सब है तो फिर रिजर्वेशन, तो यहाँ पे रीज़न क्या दिया गया है, फॉर सोशल इक्वालिटी दिस इज बीइंग डन। ओके,
सो आर्टिकल 16 के तहत आपके एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आपका से एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पे रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन इसलिए आपका है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, नंबर 1 ध्यान रखना है आर्टिकल 16। नंबर 2, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या इसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने से क्या मिलेगा रिजर्वेशन। सो दे हैड accepted this. Okay, so this commission was for what purpose? For linguistic and religious minorities. Or the Ranganath Mishra Commission was in favor of this. अब देखिए, however there is one point, that is no untouchability has been practiced in Christianity and Islam historically. कोई ऐसा untouchability वाला एविडेंस नहीं है ना। तो इसका कोई ग्राउंड नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिस नहीं है। और वैसे रिजर्वेशन का क्या ग्राउंड है? बिकॉज इन हिंदुइज्म एंड इन सिखिज्म देयर हैज बीन दिस एलिमेंट इन द पास्ट। ओके, एट प्रेजेंट प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 17 of the constitution, untouchability is a sin, untouchability is a crime and untouchability is inhuman। ये आपका लिखा हुआ है किस बुक में? या आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, जिसको आप इट इज़ एज इट इज़ लिख सकते हो, ये आपका जो हाँ हम लोग तमिलनाडु हिस्ट्री का जो बुक है ना, उसके सामने आपका ये लिखा हुआ है। एनीवेज, moving ahead, number 4, there is another body which is Registrar General of India, RGI. They had also cautioned the government कि देखिए अगर इस तरीके से अगर if there is conversion to say other religion beyond Hinduism, Buddhism and Sikhism to say Christianity or Islam, in that case what may happen, there may be a sudden surge or sudden rise in the population। क्योंकि इससे क्या होगा, वैसे तो सोशल इक्वेलिटी के लिए था, पर इसमें क्या हो सकता है, देयर कैन बी अनदर रीज़न बिहाइंड दिस, दैट इज़ एक तरफ से ये आपका शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिल जाएगा और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो है वो आपका माइनॉरिटी रिजर्वेशन मिल जाएगा। सो दैट कैन बी, दिस आर द पॉइंट्स विच हैज़ बीन गिवन। ओके, आई एम नॉट गिविंग माई पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स विच हैज़ बीन गिवन। Now let us come to the second side of the picture, the other side of the picture, converts to Islam and Christianity. इसमें क्या है? See, Dalits who converted to Christianity or Islam to overcome the burdens of caste cannot claim reservation benefit, cannot claim reservation benefits enjoyed by those who chose to stay back in Hindu religious system. कि जो लोग ने यहाँ पे चूज़ किया to stay back, उन लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, बट दोज हु चेंज दे हैव चेंज प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है कि हो सकता है इसलिए चेंज किया हो कि आपका ये जो पहले का एक एस्पेक्ट था, एक पहलू था, वो कहीं से कहीं तक ना रहे, ये एक रीज़न हो सकता है। तो दोबारा ट्राइंग टू इम्पोज और दोबारा इफ़ यू आर इन द नेम ऑफ से रिजर्वेशन, देन देर इज़ अनदर डिबेट वेयर द वर्ल्ड में से दैट यू आर ट्राइंग टू इम्पोज द Hindu element of this caste based reservation even in Christianity and Islam also. So that is also one of the aspect. Okay, next you see there is a constitution order in 1950 जिसके तहत ये कहा गया था कि ये रिजर्वेशन आप किसको दे सकते हैं, जो कि आपका हिंदू में शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक आपका अनटचेबिलिटी एलिमेंट था पास्ट में, तो इसीलिए आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि अमेंडमेंट हुआ 1956 में और ऐड किया गया कि नहीं, सिखिज्म में भी ऐसा एलिमेंट के वजह से जो है आप ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर दिया गया। एंड देन 1990 में बुद्धिज़्म में भी इसको ऐड कर दिया गया कि कन्वर्ट्स टू बुद्धिज़्म दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। तो ये आपका 1990 में यहाँ पे ऐड हुआ। उसके बाद अभी क्या है, अभी ये है दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950 एनीबडी हु इज नॉट अ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड द शेड्यूल कास्ट स्टेटस। तो ये ऐसी स्टेटस नहीं मिल सकता है इफ बाय रिलीजन हिंदू, सिख या फिर बुद्धिस्ट नहीं है तो फिर। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है 1950 का, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और कमीशन बनाया गया, क्योंकि उसके बाद जब डिमांड्स आने लगे कि नहीं
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी देयर इज़ राइट कि कोई किसी भी रिलीजन को यहाँ पे एक्सेप्ट करे, तो इन दैट केस ऑल्सो कास्ट विल रिटेन. सो दैट because of that debate, again when the government got this your रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट नो, जो कि इसके फेवर में थी, तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉर्म किया एक और कमीशन जिसके हेड थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन. और यहाँ से क्या निकल के आया, न्यू पर्सनस हु हैव हिस्टोरिकली बिलोंग टू द शेड्यूल का, यहाँ से 2 साल का 2 years का टाइम में आपका ये रिपोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे बात, देयर हैज़ बीन अ 2 years पीरियड फॉर दिस. ओके, अच्छा, द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज न्यू पर्सनस हु हैव हिस्टोरिकली बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट्स बट हैव कन्वर्टेड टू रिलीजियंस विच इज़ अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म. तो उस केस में यहाँ पे रिजर्वेशन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के केस में नहीं, लेकिन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म के केस में ये आपका एक्सटेंड हो सकता है. सो दैट इज व्हाट इज इन द न्यूज़. आई जस्ट ट्राई टू कन्वे बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर. You can try to write a conclusion in very short and simple words, and you can mention that in the comment box. Okay. Now let us come to the next news article. ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में है, क्योंकि आज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे भी है. So there has been 1000 letters over 20 years the struggle to find a place for sickle cell anemia in the textbooks. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में मेंशन पाने के लिए 1000 से ज़्यादा लेटर भी जो है वो आपका लिखा गया है. तो एक चीज़ ये देखिए कि यूनियन बजट 2023-24 में इट is announced to launch a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. कब तक हम लोग सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं? 2047 तक ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस राइज करने के लिए आपके 1000 से ज़्यादा लेटर्स यहाँ पे लिखे गए सिकल सेल एनीमिया को जो है वो टेक्स्ट बुक तक लाने के लिए, क्योंकि ये आपका एक क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है, because of which there are anemia and painful episodes for the people, क्योंकि उनके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं. ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब किस एज में उनका डेथ होगा ये कम हो सकती है. इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो है यहाँ पे दिस इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज जिसके वजह से दिक्कत हो सकता है. तो टू रेज द अवेयरनेस फॉर द सेम एक चैप्टर यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड करने के लिए कि किस तरीके से इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे टेस्ट कर सकेंगे, कैसे इससे बच सकेंगे, तो इन सब के लिए टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर के लिए 1000 से ज़्यादा लेटर्स लिखे गए हैं. ठीक है. तो जानना कम से कम ज़रूरी था सिकल सेल एनीमिया के बारे में. नेक्स्ट आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 जो आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर बेसिकली वाइल्ड बफेलोस. ओके, सो दे आर वाइल्ड बफेलोस. असम के अंदर आप काजीरंगा नेशनल पार्क, देन मानस चले जाए या फिर पबितरा चले जाए, तो फिर आप लोग को एक तो राइनो देखने को मिलेगा, और दूसरा आप लोग को जो देखने को मिलेगा वो है वाइल्ड बफेलोस. बहुत सारे वाइल्ड बफेलोस आपको देखने को मिलेंगे. तो वाइल्ड बफेलो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? ये आपका छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है. ओके, देन देयर इज अ बोर्नोआ पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बोर्नोआ पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन असम, वेयर इट इज़ इन छत्तीसगढ़. तो यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, वहाँ से कुछ 4 वाइल्ड बफेलोस ये आपके ट्रांसफ़र किए गए. कहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किए गए, ट्रांसलोकेट किए गए, मतलब एक जगह से दूसरा शिफ्ट किए गए. कहाँ पे? बोर्नोआ पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का आपका नेशनल स्टेट एनिमल भी है. ओके, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है बताइए? हमने डिस्कस किया था, रॉयल बंगाल टाइगर. ओके, नेशनल बर्ड इज योर पीकॉक एंड फ्लावर इज लोटस. एनीवेज, तो ये देखिए, अब ये अगर जेनेटिकली सिमिलर ब्रीड होंगे तभी आप भेज सकते हैं. अदरवाइज हो सकता है एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डोमिनेट कर जाए, कुछ उल्टा पड़ जाए, इन्वेसिव स्पीसीज जैसे प्लांट्स में रहता है वैसा कुछ हो जाए. तो इसीलिए देयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ पे है? देहरादून में है. तो WII में DNA सैंपल्स भेजे गए, जिन टीम ने देखने के बाद उसके बाद इसको अप्रूव किया. तो अप्रूव किया तो ये आपका ट्रांसलोकेशन हुआ फ्रॉम मानस टू बोर्नोआ पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़. ओके, नेक्स्ट टुडे देयर हैज़ बीन एन आर्टिकल, द डियर गामोसा.
So alongside the Guinness Book of World Record of Bihu, GI tag has been given to the, which is the geographical indication tag, has been given to the Assamese gamosa, which is a hand woven, please note, it is your etu handloom product hoy, etu hatere bonua product hoy, so it is not machine made gamosa. तो क्या इसमें GI टैग जो है वो आपका हैंड वुवन के लिए ही है, ओके, और स्पेसिफिकली एसएमईज गामोसा के लिए, अहोमिया गामोसार कारणे, सो दिस इज फॉर that particular reason, please note that. Okay, now what are the other products जिसके लिए आपका this has been given? So the other products जो कि आपका मोगा सिल्क है वो 2007-8 से ही है GI टैग में. Then असम ऑर्थोडॉक्स टी GI टैग, असम मोगा सिल्क लोगो, कार्बी आंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहा साउल, बोका साउल, काजी नीमो which has a very good smell, then chokwa rice, judima which is a brew from Dimasa or a drink of the Dimasa, and then you have the Assamese gamosa. Okay, so please remember what are the products in this. Okay, now coming to gamosa, if last class mein, last session we had seen about the Goru Bihu specifically, then they can ask you about Bohag Bihu and the other Bihu separately in GS paper 5. Today let us have a look into what can you write if gamosa is asked. I know that all of you know about this. How can we write it? See, gamosa is one of the most easily recognizable cultural symbols of the Assamese people. Besides, what else? Tamul pan, which is your erica nut and betel leaf, which is an integral part of the socio-religious ceremonies. Okay, if say for example এখন নামে হলে গলন এখন ডিঙিত এখন গামোচা এখন লোৱা যায় সবে হয়নে, then if anybody comes to your home to a function or anything, whatever you have feeded or whatever you have offered or whatever you have given as lunch or dinner, in the end it is a part of the culture or it is a part of the tradition to offer this betel nut leaf and erica nut. So কোনবাই তামোল পান নাখালেও পানৰ এটা টুকুৰা হলেও তাৰ পৰা ভাঙি কিনে লয় বা লোৱা হয় বা খোৱা হয়. So this is a symbol of integral part of the culture. Also there are scientific reasons for the betel leaf also nowadays, in terms of digestion and in some disease also the name has already it is here going on, if you have heard about the discussion. Okay, next see so it is basically a white rectangular piece of cloth, hand woven cloth. Please note this very simple word, but you have to note at least for GI tag hand woven, okay, not machine made, because nowadays that is a threat, kind of a threat, that machine made cheap quality clothes are flooding the market. So it is a threat to the entire handloom industry in Assam and all the people who are associated to this as not only a part of culture but also as a part of their livelihood. So primarily there are red borders on 3 sides and red woven motif on the 4th one. In addition to red, other colors are also used and they are also put into use many times. Nowadays specifically you see more colors being used. So it is used as a towel, as a waistcloth, as a bihu dancer wraps it around the head and with a knot, just hung around the neck for prayers, and sometimes it is thrown over the shoulder to signify social status or respect. So it is used in many of the things in many of the ways. In Bohag Bihu it is given as a token of love or respect. As a bihuan it is given, and significantly the gamosa is used equally by all irrespective of religion and ethnic background. Okay, now similarly there are other festivals in Assam which you may find in your exam. तो इनमें से एक और क्या है आपको ध्यान रखना है, बोरो कम्युनिटी का आपको फेस्टिवल कम से कम, जैसे आप बिहू डांस के बारे में जैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वैसे ही बोरो कम्युनिटी के फोक डांस के बारे में आपको पूछा जा सकता है. तो कौन सा फोक डांस है? बागुरुम्बा. ओके, ऑल्सो फॉर बागुरुम्बा डांस it is mainly a formation dance with slow steps and outstretched hands. About a score of girls dressed in
Most colorful attire performs this dance to accompany the merit of Boro traditional musical instruments. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रूमेंट्स का नाम एक बार आप लोग यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ज़रूर से उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है. देयर इज़ द रिदमिक साउंड ऑफ खाम, सिपहंग, झोटा, सेरजा and japsing. Okay, so please note and try to remember them. Okay, the Bagurumba dance is also known as the butterfly dance, because it resembles the movement of birds and butterflies, so that is also known as butterfly dance. Now let us come to the table of the day. Today in table of the day we are going to look into the list of committees related to banking and finances in India. So in this respect you can go through the name of the committees. I am going to highlight some very important committees here. Please note Narasimham committee, and similarly they can ask you about other committees. This one is specifically for banking and finance. If you will just go through it once, you may at least know that okay, these are the names that I had seen in the class for banking and finance related in India. So you might just remember, though it is very difficult to remember each one of them, but at least remember Narasimham committee. Okay, so I think with that we come to the last question of the day, which is also a practice question. In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in the field of, because we have discussed about diseases today is World Hemophilia Day as well, so in terms of maternal healthcare. Please try to answer this question in the comment box. Thank you for joining me in this particular session. If you have not yet liked the video, please consider liking the video and sharing with your friends as well. Thank you. Take care. Stay blessed. Bye bye.